हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड। प्रीवियस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था डिजॉक्सिन के बारे में, इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, क्या उनका रोल है और हमारे हार्ट पे उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है हमारी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक में हम क्या चीजें कवर करेंगे। उसके बाद कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में क्या क्या टॉपिक आज मैं कवर करूंगी, उसमें हमारा है मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो ये चीजें आज हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म की कि हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं। सो यहाँ पे मैकेनिज्म समझते हैं हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड का। अगर कार्डियोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल मैं एक बार और बता देती हूँ, इसमें कौन सी ड्रग आती है हमारी, दैट इज डिजॉक्सिन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, कार्डियक ये किससे ऑब्टेन्ड होती है? ये हमारा एक नेचुरल डेरिवेटिव है, यानी नेचर से मिलता है। नेचर से मिलता है तो किस प्लांट से मिलता है? उस प्लांट का नाम है डिजिटैलिस पर्पूरिया। ठीक है, इस प्लांट से ये क्या है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी एक्टिविटी है और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अच्छा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्यों बोलते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया है। ग्लाइकोसाइड्स क्यों? क्योंकि ये हमारे एसिड्स आप बोल सकते हैं एक्टिव कांस्टेंट होते हैं जिसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है प्लस ग्लूकोज मॉइटी होती है इनके स्ट्रक्चर में, इसलिए इनको हम ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। एंड कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट पे काम करते हैं, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगी वो डिजॉक्सिन का ही डिस्कस करूंगी, किस तरीके से जो हमारी डिजॉक्सिन है वो इफेक्ट दे रही है। अच्छा, इससे एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारी डिजॉक्सिन है वो उसका रोल क्या है, ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। किसको? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डियक आउटपुट को। किसको? डिजॉक्सिन किस, अच्छा मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे कि इसका बेसिक रोल क्या है। इसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, एंड कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करना है। कार्डियक आउटपुट अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर का डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजॉक्सिन हम बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ाने के लिए और हार्ट की कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए। कार्डिक आउटपुट क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है, बेसिकली ये जो ड्रग है ये हार्ट फेलियर की ड्रग है, मैंने भी उसमें डिस्कस भी किया था कि ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डिजॉक्सिन हमारी हार्ट फेलियर की ड्रग है एंड इसलिए ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाती है एंड हार्ट फेलियर होने से रोकती है। सिंपल सी बात ये है ना। तो यहाँ पे हम डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म देखेंगे, किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है एंड कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये आप समझ लीजिए कि सपोज ये हमारी ये सेल है ना, ये सेल है हमारी बॉडी की और ये भी कौन सी, मायोकार्डियल सेल है। कौन सी सेल है? मायोकार्डियल। मायोकार्डियल मतलब हार्ट की सेल, जो हमारे हार्ट में जो सेल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल सेल। इस मायोकार्डियल सेल का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी सेल किससे घिरी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसी पार्ट में ये चीजें पूरी हो रही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने इनर सेल में नहीं, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल में जो चीजें हो रही हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी आयन के चैनल्स होते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन में होते हैं, है ना। उन मेम्ब्रेन से ही वो चैनल, जैसे कि हमारे घर के बाहर एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे गेट होता है, तो भाई उस गेट के थ्रू ही कोई अंदर या बाहर जा सकता है। तो सेम वैसे ही हमारे सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारे आयंस के लिए ये चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो वहीं से चीजें इन और आउट होती हैं। तो हम यहाँ पे मायोकार्डियल सेल में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 चैनल हैं।
कौन कौन से, एक आप देख रहे हैं कैल्शियम चैनल है, एक हम देख रहे हैं सोडियम एंड कैल्शियम चैनल है, एक हम देख रहे हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल है। ये कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। ये कौन सा है, सोडियम और कैल्शियम चैनल। एंड ये क्या है हमारा, ये सिर्फ कैल्शियम चैनल है। आगे समझने से पहले, डिजॉक्सिन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मली मैकेनिज्म क्या होता है हमारी बॉडी में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई ड्रग का मैकेनिज्म हमको समझना है, हम नॉर्मल मैकेनिज्म जब समझ जाएंगे तो हम ड्रग का मैकेनिज्म उस पर अप्लाई करके समझ जाते हैं। तो नॉर्मल मैकेनिज्म समझते हैं क्या होता है। जनरली जब कभी भी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को सप्लाई कर रहा है, राइट। तो हार्ट में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। कहाँ आएगा, सेल के अंदर। किसके थ्रू आएगा, ये है चैनल जिनको हम बोलते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। ओके, तो क्या है हमारे ये एल टाइप कैल्शियम चैनल। अब इस एल टाइप कैल्शियम चैनल से क्या होता है, कैल्शियम एंटर करेगा कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ। ये देखिए एरो किधर है, डाउनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ है ये एरो, ये सेल के अंदर की बात है। तो बाहर से कैल्शियम एंटर करेगा सेल के अंदर। कौन सी सेल, मायोकार्डियल सेल, यानी कि वो सेल जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, उस सेल के अंदर कैल्शियम एंटर करेगा। एंड देन क्या होगा, ये कैल्शियम कौन सा वाला, ये कैल्शियम एक्टिवेट करेगा किसको, रायोनाइडेज रिसेप्टर बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, रायोनाइडेज रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स को, यहाँ पे देखिए रिसेप्टर पाए गए हैं, ये कैल्शियम इस रायोनाइडेज, ये रिसेप्टर है, ठीक है, इससे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर यही कैल्शियम जो यहाँ पे था इसको एक्टिवेट किया, फिर यही कैल्शियम एटीपेज के साथ मिल करके इस रिसेप्टर के थ्रू एक कैल्शियम एटीपेज बनाएगा। मतलब ये कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आया, फिर ये कैल्शियम ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया और बनाया फाइनल क्या, कैल्शियम एटीपेज, ठीक है। अब ये कैल्शियम एटीपेज करता है कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन, मायोकार्डियल सेल का। मायोकार्डियल सेल मतलब हार्ट की सेल। तो हार्ट की सेल्स और एक सेल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, बहुत जितनी भी हमारे हार्ट की सेल्स हैं उन सब का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यानी कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ यहाँ पे, ये कैल्शियम। कि कैल्शियम बाहर से जब अंदर आएगा, एंटर करेगा, तो क्या करेगा, हमारे हार्ट की सेल्स में रायोनाइडेज रिसेप्टर है उनसे बाइंड करेगा एंड कैल्शियम एटीपेज बनाएगा। ये कैल्शियम एटीपेज हार्ट की सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे हार्ट में, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन ब्लड की पंपिंग के लिए हमारी जरूरी है। अब ये कैल्शियम एटीपेज जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूसली तो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हार्ट को रिलैक्स भी होना होता है, ठीक है। जैसे हम अगर काम करते तो हमको आराम भी चाहिए, सेम वैसे ही अगर हार्ट की सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको रिलैक्स भी होना है। तो रिलैक्स कैसे होंगी कि अब ये जो कैल्शियम एंटर किया था, कैल्शियम एटीपेज ने कॉन्ट्रैक्शन किया, अब ये कैल्शियम बाहर जाएगा। ये मैं नॉर्मल मैकेनिज्म बता रही हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कैल्शियम बाहर जाता है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम किसके एक्सचेंज में बाहर जाएगा, किसके साथ बाहर जाएगा, यहाँ पे ये सोडियम है, ठीक, बाहर सोडियम है। तो कैल्शियम का कहना है कि जब सोडियम एंटर करेगा तभी कैल्शियम बाहर जाएगा, यानी कि कैल्शियम बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक बाहर से उसके साथ सोडियम एंटर नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों एक्सचेंज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, यानी कि कैल्शियम को बाहर जाने के लिए सोडियम का बाहर से अंदर आना जरूरी है, ठीक है। अब ये सोडियम बाहर से अंदर आ गया, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कंडीशन होनी होगी, तो ये जो सोडियम है फिर से, ठीक है, किसके एक्सचेंज में, पोटेशियम के एक्सचेंज में फिर से ये सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा। मतलब आप कुछ इस तरीके से चलाइए चीजें। पहले क्या कि ये बाहर से कैल्शियम एंटर किया, कैल्शियम ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, कैल्शियम एटीपेज बना, कैल्शियम एटीपेज कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो रिलैक्सेशन होने के लिए अब ये कैल्शियम का रोल क्योंकि खत्म हो गया तो इसको सेल से बाहर जाना है, तो ये अकेले बाहर नहीं जाएगा, साथ में ये सोडियम को पहले एंट्री देगा और जब सोडियम एंटर करेगा उसके साथ कैल्शियम बाहर जाएगा। तो सोडियम एंट्री और कैल्शियम की एग्जिट दोनों एक साथ होगी। तो सोडियम जब एंटर कर जाएगा फिर उसके बाद सोडियम अपना इफेक्ट दिखाने के बाद अब सोडियम को भी बाहर जाना रहेगा, ठीक है।
तो अब सोडियम किसके एक्सचेंज में जाएगा, जैसे यहाँ कैल्शियम के एक्सचेंज में सोडियम एंटर कर रहा था, तो अब यहाँ पे सोडियम बाहर जाएगा तो कैल्शियम एंटर करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो जगह एक्सचेंज हो रहा है, एक कैल्शियम और सोडियम के बीच में, एक सोडियम और पोटेशियम के बीच में। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट स्टेप हमारा पोटेशियम आकर के जब एंटर कर जाएगा तो सेल हमारी रिलैक्स हो जाएगी। कैल्शियम एंटर करेगा, एटीपेज बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर कैल्शियम बाहर जाएगा, सोडियम एंटर करेगा, फिर ये सोडियम पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होकर के पोटेशियम को जब अंदर आएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रिलैक्सेशन। जब पोटेशियम अंदर आएगा तो रिलैक्सेशन होता है, ये रिलैक्सेशन होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यहाँ पे ये पोटेशियम अंदर आया तो रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, अब जनरली क्या है हमारे हार्ट में, जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काफी कम हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी ना, जनरली अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं कि हार्ट फेलियर अगर होगा किसी को, ठीक है, किसी का हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर कम हो गया, यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने का फोर्स कम हो गया, तो क्या होगा, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट की तरफ से आने वाला जो आउटपुट है ब्लड का वो कम हो जाएगा, और सेल्स जिनमें ब्लड जाना था ऑक्सीजन लेकर के, वो सेल ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है डेड होने, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर किसी का हार्ट फेलियर से उसको बचाना है तो उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ाएंगे तो हम कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सेल्स तक बढ़ जाएगी। तो अब हमें हमारा मेन मोटिव क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जितना फोर्स चाहिए हमें, जैसे काम करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, सेम हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, उसी चीज को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हमें चाहिए क्या हम दें हमारे हार्ट को कि कॉन्ट्रैक्शन हो। सिंपल सा बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि ये कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इस कैल्शियम के लेवल को इनसाइड द सेल बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे कैल्शियम के लेवल को, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो हम सेल से बाहर जब कैल्शियम को जाने ही नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है ना। तो हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ही करना है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि कैल्शियम को अंदर सेल के अंदर बढ़ाओ, उसके लेवल को बढ़ाएं, है ना। अब ये कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे एक की मिली हमें, क्या, ये वाला चैनल। अब इस चैनल के थ्रू हम कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए ये जो चैनल है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ही की है, इसका मैकेनिज्म ही सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं तो डिजॉक्सिन बाइंड विद द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, इस पंप को अगर हम ब्लॉक करें तो बाहर से पोटेशियम का आना बंद हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस पंप को अगर हम बंद कर दें तो बाहर से पोटेशियम का आना बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब पोटेशियम ही बाहर से अंदर नहीं जाएगा तो सोडियम भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक आयन दूसरे आयन पे डिपेंड है। अगर ये बाहर से अंदर नहीं आएगा तो अंदर से सोडियम भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अंदर से सोडियम भी बाहर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सोडियम सेल के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि सोडियम बाहर जा ही नहीं रहा है। ठीक, सोडियम जो है वो अब अंदर ही रह गया। देखो अब कंडीशन क्या हो रही है कि सोडियम जो है वो सेल के अंदर रह गया यहाँ पे। अब ये बाहर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाहर जाएगा तब तो बाहर से आएगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाहर जा ही नहीं रहा है। कैसे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने पोटेशियम को ब्लॉक कर दिया है। तो पोटेशियम ब्लॉक हो गया तो सोडियम भी बाहर नहीं जा रहा है, सोडियम बाहर नहीं जा रहा है तो इस रास्ते से वो अंदर भी नहीं आ पा रहा है।
अब यहाँ का चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैल्शियम जो बाहर जाना था ये भी बंद हो जाएगा, ये कैल्शियम भी नहीं जाएगा, चुप मार के यहीं बैठा रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज का सीन है। यहाँ पे क्या है कि अगर सोडियम बाहर से अंदर आएगा तभी तो कैल्शियम बाहर जाएगा, एक्सचेंज होना है ना भाई, एक आयन अंदर आएगा तभी एक आयन बाहर जाएगा। अगर ये बाहर से अंदर ही नहीं आएगा सोडियम, ठीक है, तो कैल्शियम का भी एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि इनसाइड द सेल कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए सोडियम जो है वो अवेलेबल नहीं है। और क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक किया, पोटेशियम चैनल ब्लॉक हुआ तो सोडियम भी ब्लॉक हुआ, सोडियम अगर ब्लॉक हो जाएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर सोडियम नहीं आएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का भी एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, यानी कैल्शियम सेल से बाहर ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम अगर सेल से बाहर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल काफी बढ़ जाएगा इनसाइड द सेल, inside the cell calcium level is increased, thereby calcium results in the increase in the force of contraction। कैल्शियम क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिंपल सी बात इतनी है ना। तो यही सिंपल मैकेनिज्म है। अगर हम सिंगल लाइन में बात करें, डिजॉक्सिन बाइंड विद द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये पंप को ब्लॉक कर दिया, पंप ब्लॉक हुआ तो पोटेशियम एंड सोडियम का एक्सचेंज बंद हो गया, इनका एक्सचेंज बंद हो गया तो ये जो सोडियम एंड कैल्शियम था एक्सचेंज ये बंद हो गया, क्योंकि सोडियम जब बाहर जा ही नहीं रहा है तो बाहर से अंदर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, एंड जब सोडियम एंटर नहीं करेगा तो कैल्शियम के तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो इसकी वजह से दो आयन्स हमारे सेल में बढ़ जाएंगे, कौन कौन से, एक तो सोडियम और एक कैल्शियम, दोनों आयन्स हमारे सेल में बढ़ जाएंगे मायोकार्डियल सेल में, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात इतना है। ओके, सो लिख लेते हैं एक लाइन में मैकेनिज्म इसका। सो अगर हम बात करें क्या करता है, डिजॉक्सिन बाइंड विद सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप and inhibit the exchange of sodium potassium ions in the cell results in increase, आप यहां से लिख सकते हैं, रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। क्योंकि ये आयन जब बंद हो जाएगा तो सोडियम एंड कैल्शियम का भी एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, विच लीड्स टू इंक्रीज क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इनसाइड द सेल एंड इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो हार्ट अपना आउटपुट भी ज्यादा देगा, तो आउटपुट अगर ज्यादा देगा तो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल्स, ठीक है, एंड रिलीफ इन हार्ट फेलियर, ठीक है, ये इस वजह से आप बोल सकते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन को हम ओवरकम कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हुआ हमारा क्या मैकेनिज्म। अच्छा, सिंपल एक चीज याद रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, जो डिजॉक्सिन है ये क्या करती है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देती है, ठीक है। इस टर्म को भी आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि डिजॉक्सिन के साथ ये टर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डिजॉक्सिन क्या करती है, गिव्स पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट,
ट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट। हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के इफेक्ट को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। और ये कौन देता है? डिजॉक्सिन। किससे लिया जाता है? डिजिटालिस पर्पूरिया, ठीक है। एंड इसके अलावा ये क्या करता है डिजॉक्सिन? और क्या करेगा? डिक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप बुक देखें तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो इट डजंट मीन कि हार्ट रेट बढ़ेगा। देखो, हार्ट रेट किस कंडीशन में बढ़ता है? जब हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं हो, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो ब्लड की, उस कंडीशन में वो उस ब्लड की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, है ना, ताकि, और ये हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगी? सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। तो हार्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट रेट भी बढ़ेगी, नहीं। हार्ट रेट नॉर्मल होगी या हार्ट रेट डिक्रीज होगी जनरली, ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है। इंक्रीज हार्ट रेट का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई या ब्लड का अमाउंट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है हार्ट में, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। हार्ट में पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना और कार्डियक आउटपुट बढ़ना। तो डिजॉक्सिन डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट एंड गिव्स पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म और डिजॉक्सिन क्या काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की और इसकी पॉइजनिंग के बारे में, ओके। एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं इस डिजॉक्सिन के? अगर हम बात करें, कई सारे हमारे बॉडी पार्ट में, आप बोल सकते हैं डिजॉक्सिन का रोल जो है, डिजॉक्सिन का जो इफेक्ट है सिर्फ हार्ट पे ही नहीं होता, ये हमारी बॉडी के और भी कई सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें जीआईटी की, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआईटी समझते होंगे आप लोग, माउथ से लेकर के इसोफेगस से लेकर के एनएस तक के पार्ट को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आ जाता है। सो जीआईटी पे क्या करता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, इट स्टिमुलेट सीटीजेड। सीटीजेड मतलब कीमो ट्रिगर जोन, कीमो ट्रिगर जोन इन ब्रेन, ठीक है, उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। कीमो ट्रिगर जोन हमारे ब्रेन में होता है जिसमें कोई बैरियर नहीं होता। अगर कोई भी पार्टिकल उसको स्टिमुलेट कर देगा तो उसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होता है ना। सो सीटीजेड अगर सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है डिजॉक्सिन। कौन? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ किसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं हम लोग, डिजॉक्सिन का। तो डिजॉक्सिन स्टिमुलेट सीटीजेड कीमो ट्रिगर जोन इन ब्रेन एंड इसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट्स इन नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। अगर हम बात करें रीनल पे यानी कि किडनी पे, सो इट इंक्रीजेस डायूरेसिस, यानी कि प्रोमोट यूरिन फॉर्मेशन, प्रमोट करेगा यूरिन फॉर्मेशन को, ठीक है। इसके अलावा सीएनएस पे अगर हम बात करें यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन पे, तो इट स्टिमुलेट सीएनएस यानी कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा एंड क्या करता है? कंफ्यूजन, कॉजेज कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि आंख से दिखना जो है वो कम हो जाएगा, ब्लरिंग हो जाएगी विजन की, उसी को हम बोलते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डिसओरिएंटेशन क्रिएट करेगा। ये हमारा डिजॉक्सिन का कुछ बेसिक एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं जो हमारी डिजॉक्सिन है क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देती है। ये एज के अकॉर्डिंग टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती है, मतलब जितने भी एजेड पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट शो करती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है उसके दो चीज़ें जो काम करना वो डिक्रीज कर देती हैं, जैसे कि एक लीवर और एक किडनी। तो ये दोनों क्या कैसे ऑर्गन है? एक्सक्रिएटरी
प्राइमरी ऑर्गन है जिससे ड्रग है क्या एक्सक्रिएट होती है, यानी जिसके थ्रू ड्रग क्या इनएक्टिव होगी और बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगी। लीवर क्या करता है, ड्रग को इनएक्टिव करता है, किडनी क्या करती है, ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करती है। तो ये दोनों ऑर्गन काफी मेजर रोल प्ले करते हैं ड्रग को बॉडी से बाहर निकालने में, राइट। तो अगर एज इंक्रीज होती है तो ये दोनों ऑर्गन की फंक्शन क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो अगर किसी एजेड पेशेंट को हम डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसमें वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो बॉडी से हाई अमाउंट में आप बोल सकते हैं एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी, लीवर से वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, किडनी से वो एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी, जिसकी वजह से ड्रग क्या बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, यानी जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कई सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, टॉक्सिसिटी कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी डिजॉक्सिन है वो काफी बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है। अपार्ट फ्रॉम उसके कार्डियक एक्शन के अलावा उसका काफी एडवर्स इफेक्ट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है। क्यों होती है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी? क्योंकि ये एक नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग है। अब ये क्या होता है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स? मतलब ऐसी ड्रग जिसका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक है, या आप बोल सकते हैं कि वो बॉडी में टॉक्सिसिटी करे या एडवर्स इफेक्ट करने लगे, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर उसकी कंसंट्रेशन हो गई तो उस कंडीशन में ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और बॉडी के अनदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। तो डिजॉक्सिन का थेरेपेटिक इंडेक्स काफी नैरो है, मतलब इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पे थोड़ा सा भी वो ऑर्गन फेलियर कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। तो ये टॉक्सिसिटी करती है। अब ये टॉक्सिसिटी कैसे करेगी? जो इसके सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उस पे बाइंड करके एंड अपने डिजॉक्सिन के लेवल को इंक्रीज करेगी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या चीजें और हैं जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकते हैं? हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी चीजें हैं या हमारी बॉडी की क्या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी और बढ़ सकती है? तो सबसे पहला है कि हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी में डिक्रीज्ड पोटेशियम, क्या है, डिक्रीज्ड पोटेशियम। बॉडी में पोटेशियम का लेवल अगर डिक्रीज है तो उस कंडीशन में डिजॉक्सिन की बाइंडिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पे काम करता है। तो जितना लो लेवल का सोडियम, जितना लो लेवल पोटेशियम अवेलेबल रहेगा उतना ही ज्यादा डिजॉक्सिन का वहां पे बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगी। मतलब जितना लो पोटेशियम उतना ही स्ट्रांगली वो या बोल सकते हैं रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उस चैनल को ब्लॉक करेगा। और ये किस कंडीशन में होता है? डिक्रीज पोटेशियम किस कंडीशन में होगा? डाययूरेटिक्स। हमारी जितनी भी डाययूरेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से पोटेशियम का लॉस करती हैं। तो पोटेशियम का लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल बॉडी में डाउन होगा। और ऐसे पेशेंट को अगर हमने डिजॉक्सिन दे दिया तो भाई उसकी बॉडी में तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी से ऑलरेडी पोटेशियम डाउन है। जितना ज्यादा लो लेवल ऑफ पोटेशियम उतना ही ज्यादा इंक्रीज्ड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज है उन पेशेंट्स को हमको डिजॉक्सिन नहीं देनी है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट जिनमें हाइपर कैल्शियमिया या कैल्शियम लेवल ज्यादा है, मैग्नीशियम लेवल ज्यादा है, उन पेशेंट्स को भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। मतलब किस कंडीशन में होती है, क्यों होती है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स से इसलिए होती है, एंड किस कंडीशन में होगी, पोटेशियम लेवल बॉडी में अगर डाउन रहेगा या कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्शियमिया का मतलब इंक्रीज्ड कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा है और उस कंडीशन में डिजॉक्सिन दे दिया। बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर डिजॉक्सिन दे दिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे? अगर टॉक्सिसिटी किसी को हो गई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? भाई देखो, अगर पोटेशियम लेवल डाउन हो रहा है और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हम पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देंगे तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी घट जाएगी। ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि एक जगह पे दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक की सेना ज्यादा मजबूत होगी तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाएगा, है ना। तो वही सेम कंसेप्ट है कि पोटेशियम का जो लेवल है डिजॉक्सिन की बाइंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
जितना लो लेवल ऑफ पोटेशियम उतना उसकी बाइंडिंग बढ़ जाती है डिजॉक्सिन की। तो यहाँ पे हम अगर पोटेशियम का अमाउंट अगर बढ़ा देंगे, डिजॉक्सिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस रिसेप्टर से और वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम डिजॉक्सिन का ट्रीटमेंट? उस पेशेंट को हम इंट्रावीनस पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन देंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिजॉक्सिन क्या होगा, अपने रिसेप्टर से आप बोल सकते हैं कि एक्सक्रिएट आउट होने है, उसकी एफिनिटी, बाइंडिंग की एफिनिटी कम होती जाएगी और फिर वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होने लगेगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। ये हमारी लास्ट क्लास होगी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की, लास्ट यूनिट हो गया, लास्ट चैप्टर होगा, टॉपिक होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे कीमोथेरेपी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट मेरी कोई भी अगर वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।